जो मार्केट का नॉलेज था, जनरल नॉलेज था और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज था, उससे एक्चुअली नॉट ओनली मैंने ये चीज़ को सर्वाइव किया, बट मैंने वो सेंसर का सुल्तान सीज़न 4 का अहमदाबाद राउंड जीत भी लिया। और एक टाइम ऐसा था कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर मेरे थे। मेरी जो जर्नी थी, स्टार्टिंग की जर्नी जो 30,000 से स्टार्ट हुई थी, वो अब करीबन 30 लाख, 40 लाख पर एनम के हिसाब से वो फ़ोल्ड होती हुई दिख रही है। मेरे में फुल कॉन्फिडेंस था। मैं सोच रहा था कि मैं अबव एवरेज कर रहा हूँ और अच्छा खासा कर रहा हूँ। नाउ This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभी कुमार पटेल। मैं अभी कुमार पटेल हूँ और मैं बेसिकली स्टॉक मार्केट में करीबन 12 साल से हूँ और मैं अलगोबाजार.com और पेटीएम में कंसल्टिंग आरए के तौर पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग की जर्नी से बताता हूँ कि मैंने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की। देखा जाए तो करीबन मैं जो वेगली रिमेंबर कर रहा हूँ, तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था और करीबन 2002-2003 के साल के आसपास का टाइम था। और वो टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि कोई टीवी नहीं था, उस टाइम पे कुछ भी मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, राइट? उस टाइम पे आपको अगर कोई भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन डेटा चाहिए था, तो बेसिक रॉ डेटा आपको एक मैगज़ीन आती थी, जो कैपिटल करके होती थी, वहाँ से मिलता था। फॉर्च्यूनेटली वो मैगज़ीन मेरे घर पे आती थी। तो मेरे पापा हरीश भाई और फूफा जी भरत भाई, वो दोनों लोग साथ में बैठ के वो मैगज़ीन पढ़ते रहते थे और डिस्कशन करते रहते कि यार ये अच्छा है, वो अच्छा है। एंड मैं वो उनके डिस्कशन से बहुत इंट्रिग होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये बात अच्छी कर रहे हैं। इनको एक दूसरे से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ये लीजिए, वो लीजिए, ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बहुत इंट्रिग हुआ। तो मैंने एक बार इंक्वायरी की उनसे, पापा से पूछा कि पापा आप क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ। तो उन्होंने बोला बेटा हम शेयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार शेयर क्या होता है? वो बोले कि यार ये लो, लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा। मैं कहा यार पापा अच्छी चीज़ है। आप क्या सोचते हो कौन-सा लेना चाहिए? तो पापा ने बोला बेटा रिलायंस का शेयर ले ले 2002 के अंदर और वो अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला यार पापा ने बोला है ना तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने न्यूज़पेपर आता था हमारे यहाँ पे गुजरात न्यूज़पेपर करके आता है। तो वहाँ पे मैंने नॉर्मली क्यूरियोसिटी से देखा और वहाँ पे रोज़ भाव आते हैं लिखे हुए, राइट? तो आप सर्च करना पड़ता है कि ए, बी, सी, डी, आर, आर में रिलायंस, राइट? आपने रिलायंस सिलेक्ट किया। देखा तो रिलायंस का शेयर 1% गिरा हुआ था दूसरे दिन। सो ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने पापा को पूछी, आप बोल रहे थे बाय करना है और दूसरे दिन वो 1% गिरा हुआ है। मैंने पापा को बोला ये ऐसा कैसे? पापा ने बोला यार ये सिंपल कोरिलेशन में काम नहीं होता है कि आज आपने बोला कि बाय है तो कल ही बढ़ जाएगा, राइट? लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ हुई मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, उसने पर्टिकुलरली एक बात करें ना तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा की आग लगा दी यार कि क्या है ये चीज़? कि ऐसा सिंपल कोरिलेशन क्यों काम नहीं करता है, राइट? तो धीरे-धीरे ये आग जलती रही मेरे अंदर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट डे आया जब 10वीं का रिज़ल्ट आया। 10वीं का रिज़ल्ट आया तो जनरली लोग डिसाइड करते हैं कि अभी 10वीं के बाद क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स में जाना है। और टिपिकली गुजरात फैमिली यही प्रेफ़र करती है कि उनका बच्चा जो है वो साइंस स्ट्रीम में जाए। जो मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे फैमिली वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो मेरे अंदर आग जल रही थी वो वही चीज़ बोल रहे कि यार यू शुड आप कॉमर्स चूज़ करो, राइट? और मैंने फिर कॉमर्स चूज़ किया। बहुत सारे रिलेटिव, दूर के रिलेटिव उनको अपना डाउट्स था कि ये कॉमर्स क्यों लिया है, क्योंकि इसको साइंस क्रैक नहीं कर पाएगा क्या? तो उनके डाउट्स रिज़र्व थे, तो मैंने बोला कि वो तो समय ही बताएगा, अभी मैं आपको क्या बताऊँ। फिर 12th का रिज़ल्ट आया, 12वीं का परिणाम आया तो देखा जो होना था वही हुआ अल्टीमेटली। तो क्या हुआ उसके अंदर कि मैं टॉप 10 में था, राइट? ना कि मैं सिर्फ़ टॉप 10 में था, मैंने टॉप किया था 12th कॉमर्स के अंदर, पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। मेरे रिलेटिव सारे हैप्पी हो गए, यार तुम तो छा गए, तुमने तो टॉप कर लिया। तो वो उनका पर्सपेक्टिव था। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि जो एक टॉपिक था, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उसका नाम था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर पर्टिकुलरली मेरे 99% आए थे, 99 मार्क्स आए थे। तो ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी कि यार एक जो टॉपिक है जिससे प्रोबेबिलिटी से मार्केट चलता है, राइट? वो टॉपिक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने मास्टर कर लिया था, अपने 12th स्टैंडर्ड से ही। फिर क्या था, मैंने अहमदाबाद की एक अच्छी कॉलेज एचएल में जाके बीबीए किया। उसके बाद मैं पुणे गया, पुणे में जाके मैंने कैट के क्लासेस किए। कैट के क्लासेस करते-करते ध्यान में आया कि एनआईएसएम करके एक संस्था है, जो सेबी के द्वारा प्रतिभूत की गई हुई है
और वो संस्था पर्टिकुलर शेयर मार्केट के बारे में ही पढ़ाती है। तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मुझे कोई मार्केटिंग नहीं पढ़ना है, मुझे कोई एचआर नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ़ शेयर मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ना है। कुछ भी चीज़ हो, सिक्योरिटीज़ के बारे में ही पढ़ना है। तो मैंने कैट का प्लान ड्रॉप किया, एनआईएसएम की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, उसका इंटरव्यू फेस किया एंड अल्टीमेटली मुझे उसके अंदर एडमिशन मिल गया। फिर देखने वाली बात ये है कि 1 साल का ये फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम था। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू फेस किया तो कॉलेज के अंदर सबसे पहला प्लेसमेंट मेरा हुआ, राइट? लेकिन वो प्लेसमेंट जो हुआ वो नरीमन पॉइंट की एक ऑफ़िस थी, वहाँ पे बॉन्ड डीलिंग और रिसर्च के अंदर था। सो जो होना था वही हुआ कि मैंने वो पोलाइटली जॉब डिक्लाइन कर दी। मेरे प्रिंसिपल जो डीन थे वो मेरे से खफ़ा हो गए कि यार लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है और तुमको सबसे पहले प्लेसमेंट मिल रहा है और तुम जॉब जाके डिक्लाइन कर दे रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने बोला सर ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम ये है कि मुझे इक्विटी का पज़ल सॉल्व करना है। अगर मैं डेट की पज़ल सॉल्व करता बैठूँगा जो कंपैरेटिवली थोड़ी ईज़ी पज़ल है, तो मुझे मेरे लिए बहुत मज़े नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा डेट का मार्केट बहुत बड़ा है इक्विटी से, तू डेट के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम जज नहीं कर सकते हो कि कौन-सी फ़ील्ड आगे जाएगी, कौन-सी बहुत आगे नहीं जाएगी। मैं बोला सर आप सही हो सकते हो लेकिन जो मैंने चूज़ किया मैं वही आखिर में करूँगा। तो फिर डीन थोड़े मेरे से अपसेट रहे थोड़े टाइम तक बट अल्टीमेटली लास्ट में मेरा प्लेसमेंट हो गया कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर, बॉम्बे के अंदर और जहाँ पे मेरी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी करीबन 30,000 के आस-पास थी। सो अभी सिचुएशन ये हो रही थी कि मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी, मुझे जो काम था, जो मुझे करना था वो मुझे काम करने को मिल रहा था। प्रॉब्लम ये था कि जभी भी मैं ऑफ़िस जाता था, तो मैं प्रेस वाले कपड़े पहन के जाता था और जब थाने स्टेशन उतरता था तो ऐसा लग रहा था कि भाई 3 दिन पुराने कपड़े पहने हैं। तो मैं अपनी ऐसी लाइफ़स्टाइल जीना नहीं चाहता था। सो मैंने सोचा कि चलो यार अभी फिर से अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अहमदाबाद वापस शिफ्ट हो गया। फिर अहमदाबाद वापस शिफ्ट होके मैंने उससे भी कम सैलरी में एक कंपनी जॉइन की जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस था। फिर उसके बाद मैंने और 1-2 कंपनी बदली जिसके पर्टिकुलरली रिसर्च हाउस जो बोलते हैं ब्रोकिंग हाउस उसके अंदर काम किया और उसके बाद जाके मैंने बहुत सारे प्रोमिनेंट जो फैमिली ऑफिसेज़ होती है वहाँ पे उनका पोर्टफोलियो हैंडल किया। अभी जिस दौरान मैं अहमदाबाद में मूव हुआ करीबन 2015-16 के आसपास, उसी दौरान 3-4 घटना बहुत इंटरेस्टिंग हुई जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पूरी चेंज हो गई। सो पर्टिकुलरली वाकया ये हुआ कि 2017 के अंदर एक शो आया जिसका नाम था सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4। ये पर्टिकुलर जो शो था वो जी बिजनेस और बीएससी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड के द्वारा स्पॉन्सर किया गया हुआ था, राइट? तो ये शो के अंदर क्या था कि वो ऐसा बोलते कि यार आप हजारों लोग हो, राइट? आप एक पोर्टफोलियो बनाइए और आप जो भी पोर्टफोलियो बनाइए आप हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। जिसका भी पोर्टफोलियो टॉप 4 में रहेगा, जो सबसे पहले 4 लोग रहेंगे उनको हम आगे जाके स्टेज पे इनवाइट करेंगे और फिर उनके बीच में मार्केट के रिलेटेड जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्विज होगी एंड फिर हम उसके अंदर विनर डिसाइड करेंगे। सो फॉर्च्यूनेटली मेरे लिए ये हुआ कि मैं चौथे नंबर पे आया और मुझे वो स्टेज पे जाने का मौका मिला। अभी सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये था कि मैं स्टेज पे था 4 लोगों के साथ में, लेकिन जो फाइनल स्कोरिंग होने वाली थी उसके अंदर जो वेटेज था, ये 4 लोगों के बीच में जो 50% वेटेज था वो आपके पोर्टफोलियो का डिज़ाइन होता था और जहाँ पे मेरे सबसे लीस्ट मार्क थे ये 4 लोगों में जो स्टेज पे थे। सो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि यार मैं हारने वाला हूँ या मैं शायद ये कॉम्पिटिशन जीत नहीं पाऊँगा, राइट? बट अगेन थोड़ा बहुत जो मार्केट का नॉलेज था, जनरल नॉलेज था और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज था, राइट? उससे एक्चुअली नॉट ओनली मैंने ये चीज़ को सर्वाइव किया बट मैंने वो सेंसर का सुल्तान सीज़न 4 का अहमदाबाद राउंड जीत भी लिया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली वहाँ पे एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आया था यानी सीरीज ऑफ क्वेश्चन थे तो उसमें क्या था एक टर्म्स थी कि आप सही आंसर दोगे तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत आंसर दोगे आपको 25 पॉइंट्स कटेंगे, राइट? सो मैंने ऐसा सोचा कि यार बाकी को आंसर ही नहीं देने देते, सारे आंसर हम देते हैं। अगर 50-50% भी प्रोबेबिलिटी रही और 2 आंसर मैंने सही दिए, 2 आंसर मैंने गलत दिए, राइट? तो भी मैं 150 पॉइंट कमा लूँगा, राइट? सो सिंपल प्रोबेबिलिटी के नॉलेज जो मेरा था उससे ये कॉम्पिटिशन मैंने जीत लिया, राइट? और ये शो डेरिवेटिव का रियलिटी था, इसके लिए मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम बूस्ट हो गया। जनरली हम लोग ये सोचते हैं ना कि जब मार्केट में ट्रेड करें तो हमारे कौन सी पायदान है, हम एवरेज से अच्छा कर रहे हैं या एवरेज से बुरा कर रहे हैं, हमको कोई आइडिया नहीं रहता। बट जब ऐसे कोई कॉम्पिटिशन में जाते हो या आप और ट्रेडर के साथ ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत आइडिया लगता है कि आप कहाँ कौन से पायदान पे हो, आप अबोव एवरेज कर रहे हो कि बिलो एवरेज कर रहे हो, राइट?
सो मुझे आइडिया लग गया कि मैं अभी अबव एवरेज कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि अभी ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के अलावा मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी डेरिवेटिव के अंदर ढूँढनी चाहिए। सो मैंने गुजरात के एक प्रोमिनेंट प्रॉप डेस्क को जॉइन किया। वहाँ पे भी इवन लोअर सैलरी में मैं गया। जो मेरी करंट सैलरी थी वहाँ से लोअर सैलरी में करीबन 18,000 रुपए प महीने के मिल रहे थे, वहाँ पे मैं गया। बट वहाँ पे प्रॉप के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। तो वो एक्सपेक्टेशन से वहाँ पे मैं गया। वहाँ जाके मैंने बहुत सारी डेरिवेटिव्स की डेल्टा, गामा, थीटा सबका इंटरेक्शन कैसे होता है, डे टू डे आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, वो मैंने सीखा। बट एक ही चीज़ थी कि वहाँ पे अगेन जो मुझे मार्केट का डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए था कि कॉज़ैलिटी क्या है ये सारी चीज़ों की, उससे हट के मुझे सिर्फ़ यही सीखने को मिलता कि आप डेल्टा न्यूट्रल करते जाओ और मार्केट को ट्रेल करते जाओ और थोड़ा बहुत पैसा आपका बनेगा। जो मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। सो ये जॉब मैंने अगेन 3 महीने में वो छोड़ दी। उसी टाइम 2017-18 के आसपास ज़ीरोधा ने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था ओपन ट्रेड करके। जो उस टाइम पे डेरिवेटिव में काम कर रहे होंगे, वो शायद ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानते होंगे। वो करीबन 1 साल तक ही चला था, राइट? वो प्लेटफ़ॉर्म क्या था बेसिकली कि ज़ीरोधा के अंदर जो भी ट्रेड कर रहे हो और ट्रेड के अंदर जो अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं बेसिकली, वो ज़ीरोधा वाले उनको इनवाइट करते हैं वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कि आप आइए, आप अपना ट्रेड जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोग उसके सामने आपको उसका पैसा देंगे। और इन बीच में आपका नाम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा। वो जो यूज़र होते थे उनका नाम वो स्टार का नाम के हिसाब से देते थे। फॉर्च्यूनेटली फॉर मी मेरा ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा था। ज़ीरोधा ने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए ओपन स्टार प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, आप इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, आपके जो ट्रेड है वहाँ पे पब्लिश होने दीजिए, लोगों को देखने दीजिए। मैं कहा ठीक है। मैंने उनके टर्म के साथ अलाइन किया, मेरे सारे ट्रेड्स ओपन किए। उन्होंने मुझे जो स्टार का नाम दिया था उनके ओपन ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म पे, वो नाम था अलहेना, द ब्राइटेस्ट स्टार, राइट? और एक टाइम ऐसा था कि सबसे ज़्यादा फॉलोवर मेरे थे। वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो वो मेरे लिए एकदम मोरल बूस्टिंग कॉन्फिडेंस ना उसका काम कर दिया उसने, एकदम ही जादू का काम कर दिया। फिर वो 2018 के अंदर वो प्लेटफ़ॉर्म है, वो रेगुलेटरी की रीज़न्स की वजह से बंद हो गया बिकॉज़ वो सेबी आरए का कंप्लायंट नहीं था। सो मैंने सोचा कि अगर आप इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हो, लोगों को भी हेल्प हो रही है, तो आप सेबी आरए का लाइसेंस क्यों नहीं ले लेते? सो अल्टीमेटली मैंने 2017 के अंदर सेबी का आरए लाइसेंस भी ले लिया, एंड ऑफ द 2017 के आसपास। फिर जर्नी यहाँ से और स्टार्ट होती है कि मेरे में फुल कॉन्फिडेंस था। मैं सोच रहा था कि मैं अबव एवरेज कर रहा हूँ और अच्छा खासा कर रहा हूँ। नाउ ऐसा चाहता था कि मेरी जो भी प्रोसेस हो वो बहुत सारी सिस्टमेटाइज़ प्रोसेस हो, यू नो। तो मेरे कज़िन हैं जिनका नाम है प्रितेश, वो अभी मेरे करंट जो बिज़नेस है उसके पार्टनर भी है और हम उनको टेक गाय बुलाते हैं, राइट? सो उन्होंने मुझे एक बार अप्रोच किया, वो मुझे बोला कि अभी अभी आप जो कर रहे हो, वो आप अपनी हंच से कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज से कर रहे हो। वही सारी चीज़ आप एक डेटा के अंदर डाल दो ताकि आपके ऊपर जो बर्डन है ना मार्केट का, वो डेटा के ऊपर बर्डन आ जाए, यू नो। मैंने बोला कि वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं मार्केट को जानता था, डेटा कैसे करना है वो आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सही एग्ज़ाम्पल दिया। एग्ज़ाम्पल में ये था, उन्होंने बोला कि यार एक कार जा रही है रास्ते पे और तुम रास्ता क्रॉस करना चाहते हो। तो तुम जनरली ये देखते हो कि रास्ता क्रॉस करने के अंदर तुम 1 सेकंड में तुमको जज कर पाते हो कि तुम क्रॉस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करेक्ट? तो मैंने बोला हाँ, वो तो सही है, मैं कार को देख के पता लगा सकता हूँ कि यार 1 सेकंड में क्रॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट? तो उन्होंने बोला कि वो डेटा कहाँ कहाँ से लाते हो? मैं बोला जस्ट हंच है मेरी, मुझे लगता है कि यार ईज़िली है, क्रॉस कर जाऊँगा, लेकिन वो कहाँ से आता है? सो अल्टीमेटली हमने थोड़ा और डिग डाउन किया तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे डेटा होते हैं इसके अंदर। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि जैसे आप माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करता है। मैंने बोला कैसे? सो उन्होंने बोला कि आप ये देखते हो कि कार की स्पीड क्या है। आप ये देखते हो कि कार के बीच में कोई हर्डल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये देख रहे हो कि और व्हीकल है कि नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देख रहे हो कि आपकी खुद की स्पीड क्या है, क्रॉस करने की। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके माइंड विदिन फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो कैलकुलेट करके डिसीजन ले लेता है कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है या आपको रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना है, राइट? सो सेम चीज़ आप ट्रेड में भी करते हो। आप कोई भी डिसीजन जो अभी आप ले रहे हो, आप अनकॉन्शियस हो। बहुत सारे जो ट्रेडर अभी कोई डिसीजन ले रहे हैं, राइट? वो अनकॉन्शियसली ले रहे हैं और बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खराब डिसीजन ले रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। बट आप ये समझिए कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप यही डिसीजन आपके ऊपर लोगे, जब आप आपको आप फीवर से डाउन है, आपके कोई फैमिली मेंबर फीवर से डाउन है, राइट? और आप मार्केट ट्रैक नहीं कर रहे हो, क्या आप वही डिसीजन इतनी ही ईगरनेस से ले पाओगे? तो मैंने बोला कि ऐसा शायद पॉसिबल ना हो, राइट?
तो ये मेरे लिए एक बहुत आहा मोमेंट थी कि यार आपने मुझे थोड़ी और चाबी बता दी, जो अभी मैं अपने बलबूते पे सारी चीज़ें कर रहा था, राइट? वो अभी मैं कुछ डेटा के अंदर वो वही चीज़ डेटा के अंदर ट्रांसलेट करूँ और वहीं से कुछ अच्छा-सा क्रक्स निकालूँ। सो फिर हमने धीरे-धीरे मॉडल बिल्ड करना स्टार्ट किया। सो हमने ये देखा कि हम लोग जो ट्राई करते जनरली एक इन्वेस्टिंग की एक टर्म होती है बैक टेस्टिंग। आप लोग बैक टेस्ट करते हो कि आप जो यूज़ करते हो सारी चीज़ें, चाहे आप म्यूचुअल फंड का डेटा ले लो, इक्विटी का डेटा ले लो या डेरिवेटिव का डेटा ले लो। आप जनरली लोग क्या करते हो कि आपने कुछ डेटा लिया, कुछ लॉजिक्स लगाया, फ़ॉर्मूलाज़ लगाए और आप हिस्टोरिकल बैक टेस्ट करते हो कि यार ये मेरा फ़ॉर्मूला अच्छा चला कि नहीं चला, राइट? हम लोगों ने एक ट्राई किया कि हम लोग बैक टेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करेंगे तो जस्ट टू नो कि यार ये चल कैसे रहा है। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये की कि हम लोगों ने सोचा कि हम फ्रंट टेस्ट करेंगे। फ्रंट टेस्ट यानी कि हमका हमारा खुद का पैसा लगा के हम देखेंगे कि वो क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो नया-नया सीख रहे हैं मार्केट, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, पहले पेपर ट्रेड करते हैं कि यार मैं पेपर ट्रेड करता हूँ, पेपर ट्रेड में मैं देखता हूँ कि क्या होता है, अच्छा होता है तो फिर मैं उसको लाइव ले जाऊँगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है उनको कि आप कभी पेपर ट्रेड मत कीजिए। आप कभी भी ट्रेड कीजिए तो पैसे से ही कीजिए, चाहे वो 10,000 से कीजिए, राइट? लेकिन वो पैसे से कीजिए। रीज़न ये है कि जब आप अपना पैसा खुद का लगाओगे, तो आपकी पाँचों इंद्रियाँ, पाँचों सेंसेस वो खुले रहेंगे। आप देख पाओगे कि यार आप पैसा क्यों आ रहा है, पैसा क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रिस्क कम कर सकते हैं, राइट? सो ये मेन क्रक्स है। सो हमने फॉरवर्ड टेस्ट किया। इनिशियल ईयर में हमको जो हंचिस हमारी थी, उसको डेटा में कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो हंचिस हमको ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत आई, जो कोई भी ट्रेडर को आती है, यू नो लेकिन धीरे-धीरे हमने इनिशियल फेज़ में बहुत सारे पैसे भी गँवाए, जब हम हंचिस को डेटा में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसका प्रॉपर मेथड हमको मालूम नहीं था कि वो हंचिस को डेटा में ट्रांसफर कैसे करते हैं, राइट? बट जैसे टाइम गुज़रता गया, हम समझते गए कि इसको डेटा में कैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर अल्टीमेटली हमने एक डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे हमको लग रहा है कि हम अभी कोई भी हो इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो या डेरिवेटिव हो, उसके अंदर हम बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जो होती है, उसके अंदर हम उसको ईज़िली आउट परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने प्रीतेश भाई के साथ आगे जाके सारी चीज़ें बिल्ड की, मॉडल्स बिल्ड किए जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, इक्विटी के अंदर। सो हम लोग पहले प्रॉप का पैसा सँभालते थे। करीबन हमारे पास करीबन 30 करोड़ के आसपास का प्रॉप का हम पैसा देखते थे विद द एपीआईज़, राइट? अभी हमने प्रॉप का काम पूरा ही देखे तो बंद कर दिया है। हम पूरा फ़ोकस जो है हमारा वो इक्विटी फ़ोकस हो गया है और हम कभी करीबन इक्विटी के अंदर 30 करोड़ और म्यूचुअल फंड के अंदर करीबन 25 करोड़ के आसपास की ईवीएम अभी हैंडल करते हैं और अप्रोक्सिमेटली मेरी जो जर्नी थी, स्टार्टिंग की जर्नी जो 30,000 से स्टार्ट हुई थी, वो अब करीबन 30 लाख, 40 लाख पर एनम के हिसाब से वो फ़ोल्ड होती हुई दिख रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने कुछ भी चीज़ अचीव करनी है, राइट? आप बेसिक से बेसिक चीज़ से ट्राई कीजिए, वही चीज़ को आप बिल्ड ऑन कीजिए और फिर अल्टीमेटली यू विन द शो, राइट?